हेलो फ्रेंड्स, सवालों के पोस्टमार्टम में आपका वेलकम है। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के पार्ट 8 में आपका वेलकम है। तो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे। तो 6th और 7th पार्ट में हम लोगों ने देखा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, जितना भी हम लोगों ने थियोरेटिकली जितना भी पढ़ा है। ठीक है, तो और भी क्वेश्चंस हैं, चलिए इनको स्टार्ट करते हैं करना। ठीक है, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 17 क्वेश्चन है ये आपका बेसिकली। तो 17 क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट क्या है, गिव वन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो भैया कोई सा भी एग्जांपल दे सकते हो, रेस्पिरेशन का एग्जांपल दे सकते हो, ऑक्सीडेशन का एग्जांपल दे सकते हो, कंबशन का एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, सिंपल अगर मैं लूँ तो कार्बन का ऑक्सीडेशन कर सकते हो या फिर कार्बन का कंबशन कर सकते हो। दिस इज़ ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सबसे आसान कर लो। ठीक है, या फिर H2 + N2 अमोनिया देता है, NH3। ठीक है, तो कुछ भी एग्जांपल दे सकते हो, एक एग्जांपल मांग रहे हैं, कुछ भी दे देना। ओके, नेक्स्ट क्या है, बी पार्ट। स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज poured ओवर जिंक ग्रैन्यूल्स। अब देखिए, आपको पता है जिंक ग्रैन्यूल बोला या फिर जिंक मेटल बोला एक ही बात है। तो जिंक ले लिया हम लोगों ने, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में लेंगे। ठीक है, मेटल बोला तो यही होगा, मेटल बोलो या फिर ग्रैन्यूल बोलो, मतलब आपको जिंक सॉलिड फॉर्म में लेना है। H2SO4 लिया है तो H2SO4 हम ले लेते हैं, या फिर H2SO4 ही है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ले लिया। और ये आपका क्या है, एक्वस, क्योंकि डाइल्यूट है। ओके, क्या निकालता है, ZnSO4 + H2S। ठीक है, और ZnSO4 एक्वस फॉर्म में। ओके, तो ये आपने सब कुछ रिप्रेजेंट कर दिया इसका। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। तो आपको हमने आपको याद खिलाया था या फिर आपने याद किया था क्या, CpGST याद आ रहा है। CpGST का मतलब क्या होता है, बेसिकली आपके पास 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं नॉर्मली। ठीक है, ज़्यादातर आप जो यूज़ करते हो, कौन कौन से, चेंज इन कलर, फॉर्मेशन ऑफ PPT। देखिए, चेंज इन कलर, फॉर्मेशन ऑफ PPT, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन स्टेट एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर आप जिंक ग्रैन्यूल को H2SO4 में डालते हो तो आपका चेंज इन टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बेसिकली ये। तो चेंज इन टेम्परेचर तो होगा, तो टेम्परेचर रेज हो जाएगा। ओके, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये कह सकते हो आप। ठीक है, दूसरा क्या कह सकते हो, इवोल्यूशन ऑफ गैस। कहाँ गया, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो यहाँ पर देख लो आप, H2 गैस रिलीज़ हो रहा है, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस भी कह सकते हो। ठीक है, चेंज इन स्टेट भी कह सकते हो। क्यों, देखिए सॉलिड फॉर्म में था आपका क्या, जिंक, अब वो किस फॉर्म में आ चुका, एक्वस फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेंज इन स्टेट भी कह सकते हो। और यहाँ पे देख लो गैस भी रिलीज़ हो रहा है। तो इसने तो सिर्फ आपसे 2 कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे थे, तो आप क्या क्या कह सकते हो, चेंज इन हीट, सॉरी चेंज इन टेम्परेचर, और चेंज इन कलर कह रहा हूँ, चेंज इन स्टेट कह सकते हो, इवोल्यूशन ऑफ गैस कह सकते हो। ठीक है, 3 मैंने बता दिया आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी पार्ट। गिव 2 characteristics of a chemical reaction which occurs on adding potassium iodide solution to lead nitrate solution। ओके, तो देखिए आपके पास पोटेशियम आयोडाइड है। पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होता है, Ki। दिस इज़ पोटेशियम, दिस इज़ आयोडाइड। ओके, तो पोटेशियम आयोडाइड को आपने किस में डाला है, लेड नाइट्रेट में, सॉरी लेड नाइट्रेट में नहीं डाला आपने पोटेशियम, हाँ लेड नाइट्रेट में डाला है। तो PbNO3, दिस इज़ PbNO3 लेड नाइट्रेट। ट्वाइस क्यों बोला, क्योंकि Pb पे +2 है। ठीक है, ये कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है, याद है हम लोगों ने याद किया था, काहे सीता जी सुनो प्रभु, Pb। ये क्या बताया मैंने ये बताया कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है। तो सबसे पहला होता है उसमें कार्बन, सिलिकॉन, देन जर्मेनियम, देन टिन, जिसे SN लिखते हैं, सिंबल SN, और Pb क्या आपका, लेड। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये याद कर सकते हैं, कार्बन फैमिली बेसिकली आपका 14 ग्रुप से बिलोंग करता है। पीरियोडिक टेबल हम लोगों ने
देखा था, थोड़ा बहुत याद किया था कि भाई कार्बन फैमिली में कौन कौन से आपके एलिमेंट होते हैं, तो वहीं से आपका ये बिलोंग करता है कौन, पीबी या फिर लेड। ओके, ये तो एक्स्ट्रा बातें हम लोगों ने जान ली। आगे हमें जानना क्या था कि भैया पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट करता है विद लेड नाइट्रेट के साथ, तो क्या बनाता है, तो आपका बनाता है लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड बोला तो PbI2 प्लस KNO3, ठीक है, KNO, चलिए 3। हमें देखना क्या है, हमने ये देखना है कि जब आपका ये जो सॉल्यूशन जो भी बनता है ये कलरलेस होता है, और आपका जो ये बनता है ये किस फॉर्म में आता है, येलो कलर में आता है, तो हम ये कह सकते हैं कि चेंज इन कलर हुआ, यहाँ पर येलो PPT का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे किस फॉर्म में आएगा, PPT की फॉर्म में। तो दो हो गए ना कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन से, फॉर्मेशन ऑफ PPT और चेंज इन कलर। तो इस तरीके से आप दो कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हो, ठीक है, इस रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं 18 क्वेश्चन। तो ए पार्ट क्या है इसका, व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन, भैया ये देख लेना, ठीक है, हम केमिकल इक्वेशन ही कब से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, ये भी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिविंग एग्जांपल्स स्टेट द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस और अनबैलेंस इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, तो अगर आप ये नीचे अगर एक एग्जांपल देख लें तो आप क्या देखेंगे कि अनबैलेंस इक्वेशन में जो रिएक्टेंट में एक पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम्स की जो नंबर है या फिर जो संख्या है वो डिफ़र करती है किससे, प्रोडक्ट के एलिमेंट के नंबर ऑफ़ एटम्स से, ठीक है। मतलब अगर आप नाइट्रोजन देखेंगे तो यहाँ पर एक है और यहाँ पर देखेंगे तो दो है, तो प्रोडक्ट में दो है और रिएक्टेंट में एक है, तो डिफ़र कर रहा है, तो इसे कहते हैं अनबैलेंस इक्वेशन, ठीक है। ओके, और बैलेंस इक्वेशन जिसमें क्या हो, सेम नंबर ऑफ़ एटम हो एक पर्टिकुलर एटम एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स के, ठीक है। तो ये हुआ अनबैलेंस और बैलेंस इक्वेशन। ओके, थर्ड पार्ट क्या है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो इसको बैलेंस करना है तो हीट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हो, ये कितनी बार आ चुका है। NH3 ये अमोनिया है, ये डिसोसिएट हो रहा है या फिर डिकम्पोज हो रहा है, किस फॉर्म में आ रहा है, N2 प्लस H2, क्लियर है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, आपका एक आपका रिएक्टेंट है तो उससे दो आपके प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है, तो ये हुआ डिकम्पोज। ओके, आपको इसको बैलेंस करना है तो बाय हीट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हो। अगर मैं यहाँ 2 लगा दूँ तो ये बैलेंस हो जाएगा, नहीं होगा तो यहाँ 3 लगा दिया, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 2 नाइट्रोजन हो जाएंगे यहाँ पर और 2 यहाँ पर नाइट्रोजन हो गए, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों में नाइट्रोजन आ चुके हैं आपके पास 2-2। अगर आप रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के बारे में देखें तो हाइड्रोजन आपके पास कितने हैं, 2 3 ज़ा 6, टोटल कितना होगा 6। अगर आप प्रोडक्ट में देखें तो कितना होगा, 3 2 ज़ा 2, 6 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में हाइड्रोजन भी बैलेंस है, तो आपका ये हो गया बैलेंस। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अगर देखोगे तो ये है कार्बन और प्लस CO2, तो क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इसको बैलेंस करना है तो अगर मैं 2 यहाँ लगा देता हूँ तो हो गया बैलेंस, ठीक है। देखेंगे तो क्या रिएक्टेंट में कितने कार्बन है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, टोटल कार्बन कितना हो गया, 2, कितना हो गया 2। तो रिएक्टेंट में 2 कार्बन है और प्रोडक्ट में क्या हो गया, 2 लगाने से यहाँ पर ये जो 2 लगाया आपने 2 हो गया। और ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में भी कितना हो जाएगा 2। बात आ गई समझ में, तो इस तरीके से बैलेंस हो गया। तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर यहाँ 2 लगाना है, ठीक है। और पहले वाले केस में यहाँ 3 लगाना था और यहाँ 2 लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, आगे चलते हैं। नाइनटीन क्वेश्चन है, व्हेन हाइड्रोजन इज पास्ड ओवर कॉपर ऑक्साइड, कॉपर एंड steam are formed. Okay, write a balanced chemical equation for this reaction and state which of the chemicals are elements, compounds, reactants, product, metal and non-metal, ठीक है। तो चलिए इसके लिए करते हैं।
तो इसमें क्या गिवन है, इसमें ये बोला गया है कि आपके पास हाइड्रोजन गैस है जिसको इन्होंने पास किया किस पे ऊपर, कॉपर ऑक्साइड के ऊपर। तो आपका फॉर्मेशन किसका होता है, कॉपर का प्लस वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये एक केमिकल इक्वेशन, इन्होंने जो वर्ड इक्वेशन गिवन था उसको हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब अगर इसको बैलेंस करना चाहें तो ये बेसिकली बैलेंस्ड है। नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन रिएक्टेंट में सेम है, 2 हैं, और प्रोडक्ट में भी 2। कॉपर 1 है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में भी 1 है, और ऑक्सीजन भी 1 है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में भी 1 है। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो चुका है। अच्छा, अगर आप देखें तो ये बेसिकली एक क्या नाम है, हाँ, तो इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा इनमें एलिमेंट है, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, और क्या पूछा था, और पूछा है कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है। ठीक है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो समझ में आता है कि भाई ये आपके रिएक्टेंट्स हैं और ये आपके प्रोडक्ट हैं। तो एक क्वेश्चन तो हो जाता है आपका, ये क्या है, रिएक्टेंट, और ये क्या है आपका प्रोडक्ट्स। अगर आप देखें एलिमेंट की बात की, एलिमेंट क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का प्योर फॉर्म, है ना। अगर मैंने कोई ये सब्सटेंस दिया, ठीक है, तो इस सब्सटेंस में मान लीजिए अगर मैंने बोला कि इसमें एक पर्टिकुलर एटम से बना हुआ, मान लीजिए गोल्ड से बना हुआ, तो गोल्ड का सिंबल क्या होता है, Ag। ठीक है, तो Ag नहीं, सॉरी, Au होता है, ये सिल्वर के लिए, तो चलो सिल्वर होता है ये। ठीक है, ये किसके लिए होता है, सिल्वर। ओके, अब सिल्वर है तो इसमें हम क्या देखेंगे कि जितने भी एटम है वो सिल्वर ही हैं, Ag ही है सिर्फ, और कुछ नहीं है, ना Ag ऑक्साइड है, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, Ag ही Ag है, बिल्कुल Ag से इसमें फिट है। अच्छा, इसका मतलब ये प्योर फॉर्म ऑफ सिल्वर है, तो ये एक एलिमेंट हो गया ना, एलिमेंट। तो एलिमेंट की डेफिनेशन है प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। अगर आप हाइड्रोजन को देखें यहाँ पर, तो इसमें ये गैस है, गैस मॉलिक्यूल है, तो इस गैस मॉलिक्यूल में आप क्या देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन देखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आपका एक तरह का एलिमेंट हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एलिमेंट। तो ये एक समझ में आया, लेकिन ये क्या है, अच्छा, कॉपर के लिए देखें तो कॉपर भी यहाँ पर क्या है, एक तरह का एलिमेंट हो गया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कॉपर है यहाँ पर। तो 2 आपके एलिमेंट हो जाएंगे, हाइड्रोजन और कॉपर। ऑक्सीजन क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन आपका कॉपर के साथ भी मिला हुआ है और हाइड्रोजन के साथ भी मिला हुआ है, तो मिला हुआ नहीं होना चाहिए, वो कंपाउंड हो जाएगा, वो मिक्सचर टाइप से कुछ हो जाएगा। बात आ रही समझ में। तो सिर्फ अगर मैं कॉपर ऑक्साइड कहीं पे ले लूँ, अगर मेरे को कहीं से कॉपर ऑक्साइड मिलता है तो मेरे को उसमें क्या 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 चीज़ें मिलेंगी। मान लीजिए कॉपर ऑक्साइड है, ये हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ, मान लीजिए कॉपर ऑक्साइड है, तो इस कॉपर ऑक्साइड में हमें सिर्फ और सिर्फ कॉपर तो नहीं मिल रहा, या फिर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन तो नहीं मिल रहा, हमें दोनों चीज़ मिल रहे हैं। तो ये तो एलिमेंट की डेफिनेशन नहीं है। एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस। तो प्योर फॉर्म मतलब बिल्कुल जो बोला है एटम, जो जिस पर्टिकुलर के बारे में बात कर रहे हैं तो वही हो। अगर ऑक्सीजन बोला तो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन हो यहाँ पर, और कुछ ना हो। ठीक है, हाइपोथेटिकली बोला है, ऐसे सॉलिड फॉर्म में आप ऑक्सीजन मैं शो कर रहा हूँ। ठीक है, बात आ रही होगी समझ में क्या कहना चाहता हूँ। तो प्योर फॉर्म होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि एलिमेंट तो यहाँ पर आपके पास कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन और आपका कॉपर। तो ये बात आ गई समझ में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी हो गया। अच्छा, मेटल और नॉन मेटल की बात करें तो अगर मेटल और नॉन मेटल की बात करें तो ये आपका नॉन मेटल है हाइड्रोजन, और ये आपका मेटल है। ठीक है, कॉपर सुना होगा, धातु अधातु सुनते होगा आप, तो ये आपका क्या है, मेटल है। ठीक है, ये आपको थोड़ी चीज़ याद रखनी है। अच्छा, ऑक्सीजन भी मेटल है, सॉरी, ऑक्सीजन भी क्या है आपका, नॉन मेटल है। अगर आप थोड़ा ध्यान दें पीरियोडिक टेबल में, बस ये अभी बाद में हम लोग इसके बारे में डील करेंगे, लेकिन फ़िलहाल थोड़ा सा ऐसे याद कर लेते हैं। हमने देखा था यहाँ पे पहले 2 ग्रुप कौन से होते हैं, मेटल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, मेटल होते हैं। कौन कौन से, अल्कली मेटल्स। पहला वाला क्या होता है, अल्कली मेटल। दूसरे वाला क्या होता है, अल्कली अर्थ मेटल। ठीक है, तो यहाँ पर मेटलिक करेक्टर होता है, मतलब मेटल जैसा करेक्टर। कौन सा करेक्टर, मेटल जैसा है। मेटल जैसा करेक्टर का क्या मतलब है, दे आर रेडी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, है ना, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए तैयार रहते हैं। तो होता क्या है कि ये जो आपका पार्ट है, ये जो पीरियोडिक टेबल ये वाला पार्ट है, तो इसमें आपको मेटलिक करेक्टर ज़्यादा देखने को मिलेगा। मतलब
कहने का मतलब ये, अगर आप इधर से इधर मूव करोगे लेफ़्ट से राइट की तरफ तो आपको मेटलिक कैरेक्टर कम होता जाएगा और नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। क्या बोला? नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपका बढ़ता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। मतलब कैरेक्टर गुण जो भी है। अगर आप देखें ऑक्सीजन के बारे में, तो ऑक्सीजन आपको कहाँ मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा आपको, मान लीजिए आपको ये पता है कि आपके पास कितने ग्रुप होते हैं? 13। तो यहाँ से 13 स्टार्ट होता है, 13 से लेके 18 तक। तो अगर आप ऑक्सीजन के लिए देखें तो ऑक्सीजन आपको मिलेगा 16 ग्रुप में। कौन से ग्रुप में? 16 ग्रुप में। और 16 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? तो याद करने के लिए तरीका क्या है? उ, स, से, टे, पो। ये लास्ट वाले को याद करने की जरूरत नहीं है। तो क्या है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम एंड पोलोनियम। ठीक है, आपको क्या याद रखना है? सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ तक याद कर लीजिए बस, और कुछ नहीं। तो उस से टेपो, ठीक है, उससे टेपो, टेपो मतलब चीटिंग वाला ना, हाँ ठीक है, जो भी है। तो ये निमोनिक से याद करने के लिए उससे टेपो, ऊ, चलो आपको समझ में आ गया होगा, उससे टेपो। ओके, अच्छा, इस फैमिली को बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। कौन सी फैमिली? ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है। और इसी को बोलते हैं चाल्कोजन। चाल्को, एक मिनट, ठीक है, बस ये नाम याद कर लेना, और कुछ नहीं है, फैक्ट है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऑक्सीजन फैमिली करते हैं, इसको याद करने का तरीका क्या? उससे टेपो, इसमें आपके ये एलिमेंट हैं, ठीक है, 16 ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। और ये अगर आप ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन क्या होता है? सल्फ़र क्या होता है? नॉन मेटल होते हैं। क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। और एक और बात, हमने क्या देखा कि यार लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, या फिर उल्टा कह सकते हैं मेटलिक कैरेक्टर घट रहा है, ठीक है। मेटलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? घट रहा है। अच्छा, जब आप ऊपर से नीचे आते हो, ऊपर से नीचे का मतलब क्या होता है? डाउन द ग्रुप। मतलब अगर मान लीजिए ये कोई है, ये कोई ग्रुप है, अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आएँ तो मेटलिक कैरेक्टर क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। मतलब अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन ज़्यादा नॉन मेटल रहेगा, सल्फ़र, सेलेनियम, टेलेरियम और पोलोनियम, ओके। तो हम देखेंगे क्या, जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा नॉन मेटल है, और जैसे जैसे नीचे की तरफ आते जाते हो मेटलिक कैरेक्टर क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। यहाँ पे समझ में आ रही है? तो दो चीज़ें आपने याद की कि यार अगर लेफ़्ट से राइट में जाते हो तो मेटलिक कैरेक्टर घटता जाता है, और ऊपर से नीचे जाते हो तो मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। पता है कि समझ में? तो इतना कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं थी, हमें तो बस क्वेश्चन करना था। तो हम लोगों ने देखा कि जब कॉपर ऑक्साइड में जब H2 मिलता है तो आपको क्या देता है? कॉपर प्लस H2। तो इसमें से आपका ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये नॉन मेटल, ये मेटल, ठीक है, ये एलिमेंट है, एलिमेंट, ये भी एक तरह का एलिमेंट है। अब कंपाउंड पूछा था, कंपाउंड तो क्या होता है? एक से ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा आपके एटम्स होने चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे क्या, कॉपर है और ऑक्सीजन है, मतलब एक से ज़्यादा टाइप के आपके पास एटम्स हैं, ठीक है। तो ये आपका कंपाउंड हो गया। वाटर भी एक तरह का कंपाउंड हो गया। बात आ गई समझ में? ओके, अगर देखें तो और क्या क्या पूछा था? मेटल्स हो गया, नॉन मेटल्स हो गया, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इन चीज़ों को डील करना है। क्लियर है इतना? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 20 क्वेश्चन क्या है? पार्ट ए क्या है? व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच ए केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर इंफॉर्मेटिव, गिव एग्जाम्पल्स टू इलस्ट्रेट योर आंसर। तो इसको आप खुद करना, बस फिलहाल मैं यही बता देता हूँ आपको। तो कौन कौन से वेज होते हैं उसको करने के? तो या तो आप क्या कहते हैं, चलो लिख देते हैं, स्टेट बता दें, ठीक है, और हीट बता दें। हीट में आपके दो हो सकते हैं, एंडो और एक्सो, और तीसरा क्या हो सकता है? कंडीशन, किस कंडीशन पे होता है। तो मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ क्या क्या हो सकता है। स्टेट में जैसे कि आपने सुना होगा सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस, ये आपके पास तीन कंडीशन चीज़ें हैं। तो आप ये शो कर सकते हैं पर्टिकुलर कंपाउंड के
बारे में कि वो सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, गैस स्टेट में, या फिर सॉल्यूशन मेड कर रखा है वाटर में, तो एक्वस स्टेट हो जाएगा वो, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या इंडिकेट कर सकते हो हीट के बारे में, एंडो और एक्सो, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंडो मतलब जिसमें हीट ऑब्जर्व होगा, ठीक है, कंज्यूम होगा, तो उसमें जो भी आपको हीट लिखना है वो आपको रिएक्टेंट की साइड लिखना है, ठीक है, रिएक्टेंट की साइड लिखना है। और एक्सो के केस में आपको जो भी आपको हीट शो करना होगा तो आपको प्रोडक्ट के साइड में लिखना है, ठीक है। तो ये एक दूसरी बातें आप लिख सकते हैं किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में। तीसरी बात क्या है, कंडीशन, कंडीशन शो कर सकते हैं भैया किस टेम्परेचर पे हो रहा है वो रिएक्शन, किस प्रेशर पे हो रहा है, ठीक है, क्या उसमें कैटलिस्ट वगैरह यूज़ हो रहा है। हम लोगों ने देखा था कि कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट रिएक्शन को क्या करता है, एनहेंस करता है, इंक्रीज़ करता है, ठीक है, जिससे स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, जैसे यूज़ किया बाद में वापस हमें मिल जाएगा कैटलिस्ट, ओके। और जैसे कि कंडीशन प्रेशर भी हो गया, ठीक है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस में हम लोगों ने देखा था कि कंडीशन थी क्या, सनलाइट की कंडीशन थी और क्लोरोफिल की कंडीशन थी। तो क्लोरोफिल में ही पर्टिकुलर एक जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है जिसमें आपका CO2 आपका H2 मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है, ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको वो जो रिएक्शन हो रही है फोटोसिंथेसिस वाली, वो आपकी क्लोरोफिल वाली कंडीशन में हो रही है। तो ये आप 3 चीज़ें आप शो कर सकते हो पर्टिकुलर रिएक्शन में, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है, और हर एक के एटलीस्ट एक एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बी ऑप्शन क्या है, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो देखते हैं क्या है यहाँ पर थोड़ा सा, एन एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओहो ये तो कितनी बार आ चुका है, एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये है AQ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर भी बोलते हैं इसको, और ये स्लैग्ड लाइम है, ठीक है, ओके। फिर द कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में होगा, तो हमने ये लिख दिया, ओके। फिर देन उसके बाद क्या देता है आपको, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और ये PPT की फॉर्म में होगा क्योंकि इनसॉल्युबल होता है, और साथ में वाटर देता है, ठीक है, वाटर आपका लिक्विड, ठीक है। तो आपने ये सारी स्टेट वगैरह सब कुछ शो कर दिया, अब इसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो कैल्शियम तो यहाँ पे बैलेंस्ड है, कैल्शियम इधर रिएक्टेंट में भी एक है, प्रोडक्ट में भी एक है। कार्बन के लिए देखें तो कार्बन यहाँ पर एक है और प्रोडक्ट में भी एक है। ऑक्सीजन के लिए देखें तो ऑक्सीजन आपके कितने हैं यहाँ, एक मीठी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में यहाँ पे 2 आता है, ठीक है, ओके। कहाँ गया, तो कार्बन भी बैलेंस्ड है, कैल्शियम भी बैलेंस है। ऑक्सीजन के लिए देखें तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 रिएक्टेंट में और इधर भी 2, टोटल कितना हो गया 4। तो रिएक्टेंट में आपके पास 4 ऑक्सीजन है। प्रोडक्ट में देखें तो यहाँ पर एक है, 3 ऑक्सीजन यहाँ पर है कैल्शियम कार्बोनेट के पास, और वाटर के पास एक है, तो हो गया 4, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए देखें तो हाइड्रोजन आपका यहाँ पर 2 है और यहाँ पे वाटर में 2 हैं, तो ये आपका बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। इसको बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है पहले से, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो हम लोगों ने इस इक्वेशन को, ये जो वर्ड इक्वेशन गिवन थी जो आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, उससे हम लोगों ने इस इक्वेशन को बना लिया, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 21st क्वेश्चन पार्ट ए क्या है, व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बार बार हम लोग देख रहे हैं कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम्स है वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो इसे कह देंगे हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आगे क्या बोल रहा है, वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। अब देखिए एक छोटा सा सीधा सा आंसर है, क्या करने के लिए, आपको बस ये याद रखना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। क्योंकि उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओके। तो अगर हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास को इक्वेट कर दें तो मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फुलफ़िल हो जाता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए आप लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अगर आप आगे जाके देखेंगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से अगर आप इन इक्वेशंस को एक बार अगर आप बैलेंस कर देते हैं किसी केमिकल इक्वेशन को, तो बहुत सारी चीज़ें आपको सामने मतलब समझ में आती है कि रिएक्टेंट कितना रिएक्ट होगा तो प्रोडक्ट कितना बनेगा।
तो आप एक बार केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें आपको पता लगती हैं, ठीक है। ओके, तो अगला पार्ट है एल्युमिनियम बॉन्ड इन क्लोरीन। ओके, टू फॉर्म एल्युमिनियम क्लोराइड राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस। अब मैंने पहले आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था पहले कि यार अगर कोई भी चीज़ है, मान लीजिए कुछ भी है, इसमें अगर आपको जलाना है तो मैंने बोला था कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दो। यही बोला था, जलाने का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दो। बेसिकली अगर और मैं टेक्निकली बोलूँ और थोड़ा रिफ़ाइन करके बातों को बोलूँ तो बेसिकली बर्न करने का मतलब क्या है कि आप उस चीज़ को ऑक्सीडाइज़ कर दो। क्या कर दो? ऑक्सीडाइज़। अब ऑक्सीडाइज़ का मतलब क्या? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना ही होता है। इसके बारे में हम लोग आगे जो भी थ्योरी आएगी, जो भी आपका चैप्टर बचा हुआ है उसमें हम लोग डील करेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से आएगी। तो वहाँ हम लोग देखेंगे कि नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट कराएं। ऑक्सीडेशन का मतलब ये नहीं होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना ही नहीं होता है, ठीक है। और भी चीज़ें हैं, उन पैरामीटर पे भी आप कहते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बोला? अभी मैंने ये बोला कि जलाने का मतलब होता है ऑक्सीडाइज़ कर देना, और ऑक्सीडाइज़ करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप ऑक्सीजन के साथ ही उसको रिएक्ट कराएं, ठीक है। यहाँ पे इसने किसके साथ रिएक्ट कराया है? एक एल्युमिनियम लिया है, एल्युमिनियम बॉन्ड मतलब एल्युमिनियम लिया है, सॉलिड फॉर्म में होगा, इसको बॉन्ड किया है किसके साथ? क्लोरीन गैस के साथ। तो क्लोरीन गैस ये होता है आपका, और क्या देता है आपको? एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। अब आप कहोगे यार ये कैसे बर्न हो गया, अब इसको हम कैसे समझें, ठीक है। तो इसके बारे में जब हम ऑक्सीडेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, मतलब चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन वाली बातें अगर हम देखेंगे आगे चैप्टर में जो भी आपका बचा हुआ है तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फ़िलहाल आप इतना याद रखिए कि क्लोरीन के साथ इसने रिएक्शन करा दिया है, ठीक है। और ये बर्न क्यों लिखा है ये भी समझ में आ जाएगा आगे जाके, ओके। इसी चैप्टर में रहेगा ये बात, ओके। तो एल्युमिनियम प्लस Cl2 रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? AlCl3 मतलब एल्युमिनियम क्लोराइड आपका बना लेता है, ओके। राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो कुछ है नहीं इसमें, सीधा आपको क्या करना है, हीट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं। अगर क्लोरीन को अगर मैं बैलेंस करूं, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे 3 लगा देता हूँ, यहाँ 2 लगा देता हूँ और यहाँ 2 लगाता हूँ, तो क्लोरीन आपका 6 हो जाएगा रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में भी 6 हो जाएगा। एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है और प्रोडक्ट में भी 2 है, ठीक है। अगर आपको ये जल्दी से क्लिक नहीं करता तो आप देखो सिंपल से क्या करो, आपको क्या करना है, हीट एंड ट्रायल मेथड के लिए बता रहा हूँ। आप किसी भी एक मेंबर को क्या कर दो, आप बैलेंस कर दो। मतलब कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए आप इसको लेते हो कि भैया आपके एल्युमिनियम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एक ही होना चाहिए, आपने फिक्स कर दिया तो वो तो एक ही है, ठीक है। उसके फिक्स करने के बाद आप चेक करें कि और जितनी भी सारी चीज़ें वो क्या बैलेंस हुई हैं, तो आप देखेंगे वो तो बैलेंस तो नहीं हुई, क्लोरीन तो अभी भी अनबैलेंस्ड है। तो आप क्लोरीन के पास आते हैं, तो क्लोरीन देखिए आपको क्या फ़िक्स करना है, रिएक्टेंट में 2 क्लोरीन फिक्स करना है या प्रोडक्ट में 3 क्लोरीन फिक्स करना है। तो आपको ये याद रखना है क्या, कि जब आपने पहले वाले एलिमेंट एल्युमिनियम को एक बार फिक्स कर दिया एक, तो यहाँ पर तो एक ही रहना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे आप कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, यहाँ पे ना 1 लिख सकते हो ना 2 लिख सकते हो, ना कुछ नहीं लिख सकते। 1 तो लिख ही सकते हैं लेकिन 2 3 4 कुछ नहीं लिख सकते। इसका मतलब आपको यहाँ पे आप कुछ नहीं लिखना है। अब यहीं पर आप कुछ भी लिख सकते हो, और वो जो कुछ भी लिखोगे वो ऐसा होना चाहिए कि क्लोरीन आपका बैलेंस हो जाए। अब थोड़ा देखिए कैसे करेंगे बैलेंस। तो एक बार आपने इसको बैलेंस कर लिया कि भैया यहाँ पर तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर क्लोरीन यहाँ पर 3 है प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट में भी होना चाहिए 3। तो मैं क्या करूँ, इस पूरे इक्वेशन को 3/2 से इंटू कर दूँ। अगर 3/2 से इंटू करता हूँ तो क्या होता है, 3/2, पूरी इक्वेशन को नहीं कह रहा हूँ, क्लोरीन के लिए कह रहा हूँ। तो क्या होता है, ये होता है क्योंकि यहाँ पर 2 एटम है क्लोरीन के लिए, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो आप ये काम कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि एल्युमिनियम अगर रिएक्ट करता है तो मेरे को 3/2 लेना पड़ता है क्या, क्लोरीन, और क्या AlCl3 का फॉर्मेशन करना पड़ता है। AlCl3 का फॉर्मेशन होता है। अब ये फ्रैक्शन में है तो इस पूरी इक्वेशन किसे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 है, तो ये क्या जाएगा 2Al प्लस 3 क्लोरीन 2 और 2AlCl3, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी हीट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपका कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्या डिमांड कर रहा है आपसे, ओके।
नेक्स्ट पार्ट है इसी का, पोटेशियम मेटल रिएक्ट करता है विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। क्लियर इतना? राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो देखिए पोटेशियम मेटल दे रखा है, तो पोटेशियम मेटल दे रखा है तो आपको समझ में आता है पोटेशियम मेटल है तो के लिखना है आपको। ठीक है, देखिए सेकंड ग्रुप के एलिमेंट और फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट जितने भी होगा, अगर मेटल उसके आगे लगा दिया तो आपको जो भी उसका सिंबल होता है वही लिख देना होता है। ठीक है, जैसे कि फॉस्फोरस था तो फॉस्फोरस में आपको P4 लेना होता था क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है नेचर में। ठीक है, तो वैसा कोई काम नहीं करना कि यहाँ पे K2 ले लिया, K4 ले लिया, ऐसा कुछ नहीं करना। तो आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं उनके अगर मेटल लिख देते हैं उसके आगे, सोडियम मेटल बोल दिया, पोटेशियम मेटल बोल दिया, मैग्नीशियम मेटल बोल दिया, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसका जो भी सिंबल है वही आपको लगाना है। ओके, तो आपने देखा क्या कि यहाँ पे आपने लिखा पोटेशियम K और ये मेटल है तो आप सॉलिड लिख लीजिए यहाँ पर, प्लस वाटर इसमें ऐड किया गया H2O, लिक्विड फॉर्म में होगा तो ये लिख दिया। आपका क्या बनता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये आपका होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला ये क्यों, क्योंकि पोटेशियम पे K+ होता है और हाइड्रोक्साइड पे क्या होता है OH नेगेटिव। तो ये कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन हुआ, मतलब कैटायन और एनायन आपस में जुड़ रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, KOH मिलेगा। ठीक है, इतनी तो बात आपको समझ में आती है और आपको आनी भी चाहिए अब तक तो। ठीक है, अच्छा तो चलिए आपने ये बना दिया और हाइड्रोजन गैस भी निकलेगा। क्यों? क्योंकि आपका एक मेटल रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, वाटर के साथ। एक मेटल अगर आपका एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो भी आपका क्या निकालता है, H2 गैस निकालता है। ओके, तो ये तो आपको गिवन था, इसको आपको बैलेंस करना था। तो कुछ है नहीं, आप देख रहे हैं कि रिएक्टेंट में पोटेशियम 1 है, प्रोडक्ट में पोटेशियम 1 है, और अगर आपने पोटेशियम को एक बार बैलेंस कर लिया तो प्रोडक्ट में भी आपको एक ही रखना है पोटेशियम, क्योंकि रिएक्टेंट में भी एक ही है। अच्छा, ये एक बार आपने फिक्स कर दिया तो आप इसको अब चेंज नहीं करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर जो भी आएगा, ये भगवान क्या हो गया, चलो दोबारा देखते हैं। पोटेशियम प्लस वाटर क्या देता है, KOH प्लस H2 गैस। ओके, अगर आपने पोटेशियम एक बार इसको यहाँ पे बैलेंस कर लिया 1, तो यहाँ पे भी हो गया 1। ठीक है, अब इनको नहीं छेड़ना है। ठीक है, अब आगे देखिए हाइड्रोजन को ज़रा चेक करने की कोशिश कीजिए। तो हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर कितना है 2, और यहाँ कितना है, यहाँ मिलेगा 1 यहाँ पर और 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो कितने टोटल 3। तो 3 हाइड्रोजन है। तो आप देखिए यहाँ पे तो आप कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा या फिर यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे क्या कि अगर मैं यहाँ पर 1/2 से N2 कर दूँ तो हो जाएगा यहाँ पर 1 हाइड्रोजन यहाँ और 1 हाइड्रोजन यहाँ। बात आ रही समझ में? और ये कितना हो जाएगा 2। अब आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। तो मैंने क्या सोच लिया कि यहाँ पर क्या आएगा 1/2 आएगा। ये हो गया एक बार। अगर ये एक बार बैलेंस हो गया तो आप देखेंगे कि पूरी इक्वेशन आपकी बैलेंस हो चुकी है। ऑक्सीजन मतलब ऑटोमेटिकली अपने आप ही बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी आपका एक ही ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से करने की कोशिश की है, क्योंकि हम लोगों को और भी क्वेश्चन करने हैं तो हम लोग ऐसे ही करेंगे। मैथमेटिकली भी आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं या क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए 22nd क्वेश्चन। पार्ट ए क्या है, एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल हाउ द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट कैन बी शोन इन अ केमिकल इक्वेशन। तो आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे आप केमिकल इक्वेशन या फिर केमिकल इक्वेशन में किसी स्टेट को, किसी कंडीशन को कैसे मतलब आप यूज़ करते हो। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट में आप कह सकते हो एक्वस, लिक्विड, गैस, ठीक है, सॉलिड, तो ये सब आप लगा सकते हैं। और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में तो ये तो कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, आप लगा लेना इस क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग बार बार यही क्वेश्चन कर रहे हैं। बी ऑप्शन मतलब सेकंड देखिए सेकंड पार्ट, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन एंड ऐड स्टेट सिंबल्स। तो स्टेट सिंबल आपको ऐड करना है। तो चलो इसको कर लेते हैं। तो जिंक बोला है, तो जिंक आपका मेटल है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो जिंक मेटल के फॉर्म में होगा, प्लस HCl। अब देखिए HCl जो आपका लिक्विड नहीं होगा, ये भी आपका डाइल्यूट HCl होता है। तो हम कह सकते हैं ये भी एक्वस फॉर्म में होगा, तो ये एक्वस फॉर्म में कर देते हैं हम लोग। ठीक है, ये हम लोगों ने इसके साथ इसकी जो भी स्टेट है वो हमने मेंशन की। जिंक क्लोराइड आपका ये क्या है, जिंक क्लोराइड और वाटर। अब जिंक क्लोराइड एक सॉल्ट है जो कि आपका एक्वस फॉर्म में रहेगा, तो ये हम लोगों ने एक्वस फॉर्म में कर दिया है, क्योंकि ये एक सॉल्यूशन है जो कि वाटर में बना है आपका, जो कि ये
प्रोडक्ट है, ठीक है, जिंक क्लोराइड। तो अब इसको अगर आप बैलेंस करें तो देखेंगे, अगर एक बार आपने यहाँ पर जिंक को 1 कर लिया तो यहाँ पे भी 1 हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन आपका हमेशा 2 ही रहेगा, तो 2 ही रहेगा, तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट रिएक्टेंट के साइड में अगर 2 लगा दूँ यहाँ पर, तो क्लोरीन आपका 2 हो जाता है, तो हो गया बैलेंस आपका ये इक्वेशन पूरा, ठीक है। तो देखेंगे तो क्या है, जिंक 1 है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और प्रोडक्ट में भी 2 है, क्लोरीन देखें तो रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में भी 2 है। तो इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हैं इस इक्वेशन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, कन्वे द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो जो भी आपको ये गिवन है स्टेटमेंट, उसको आपको केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है बेसिकली, ठीक है। तो एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट। अब देखिए यहाँ पर 2 वर्ड हम लोगों ने सीखा था, एक सीखा था फेरिक, एक सीखा था फेरस, ठीक है। तो ये होता है फेरिक और ये होता है फेरस, +2 वाला फेरस, +3 वाला फेरिक, ओके। फेरस सल्फेट बोला तो आपको समझ में आ गया कि भैया हमें तो ये लेना है Fe+2, और सल्फेट बोला तो आपको ये करना है काम। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, FeSO4। अगर ये आप याद कर सकते हो, 1 मिनट, अगर आप ये याद कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी इसको पता कर सकते हैं, ओके। तो आपके पास आ गया है फेरस सल्फेट FeSO4। तो ये एक्वस सॉल्यूशन बोला है तो यहाँ पे ए क्यों लगा देते हैं हम लोग, इसकी स्टेट को हम लोगों ने मेंशन कर दिया। रिएक्ट करता है सॉल्यूशन ऑफ ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला तो NaOH, सॉल्यूशन बोला पानी में बना होगा ये, तो ये भी एक्वस हो गया। टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट ऑफ ए फेरस हाइड्रोक्साइड, फेरस बोला है ना कि फेरिक, अगर फेरिक हाइड्रोक्साइड होता तो क्या होता, ये होता, और फेरस है तो क्या होगा, बात आ रही समझ में। क्योंकि ये वाला जो 2 और ये 3 हम लोगों ने जो मेंशन किया है डिफरेंट, उसमें ये 2 इसका मतलब यहाँ पर है +2 में, और ये 3 यहाँ पर है। अगर ये वाला होता तो फेरिक होता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड, हमें क्या बोला है, फेरस हाइड्रोक्साइड। तो हम लोगों ने ये वाला करना है, कौन सा, फेरस हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है FeOH ट्वाइस, FeOH ट्वाइस। तो हम लोगों ने ये कर लिया फेरस हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला समझ में आता है आपको, Na2SO4 होगा। क्यों, देखिए सोडियम होता है Na+, सल्फेट क्या होता है SO4 क्रॉस करोगे आप इसके जो भी रिस्पेक्टिव मैग्नीट्यूड है चार्ज का, तो आपको समझ में आएगा इसका फार्मूला क्या होगा, Na2SO4। तो आप लोगों ने ये फार्मूला लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इसको बैलेंस भी करना है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए, देखिए, तो मैथमेटिकली करें या हीट एंड ट्रायल मेथड से, तो हीट एंड ट्रायल मेथड से करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप एक बार आयरन को फिक्स कर दें यहाँ पर 1, तो यहाँ पे फिक्स हो गया 1, यहाँ पे एक आयरन हो गया, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं छेड़ना है, ठीक है। अब देखिए, अगर आपने यहाँ पर, अगर आप प्रोडक्ट में देखें तो हाइड्रोजन कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर है। अगर यहीं पर है हाइड्रोजन, तो अगर आप देखें तो अगर आपने यहाँ पे 1 फिक्स कर दिया एक बार फेरस हाइड्रोक्साइड में, तो हाइड्रोजन आपके हो गए 2 प्रोडक्ट में, तो वही आपके रिएक्टेंट में भी होने चाहिए। तो रिएक्टेंट में 2 हाइड्रोजन बनाने के लिए आपको ये समझ में आता है कि NaOH के आगे 2 लगा देते हैं तो हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आपका हाइड्रोजन भी आपका बैलेंस हो जाता है। अब अगर आपका हाइड्रोजन बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन सोडियम के साथ यहाँ पर था, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड में, अगर ये चीज़ बिल्कुल सच हो गई है तो इसका मतलब सोडियम आपका रिएक्टेंट में 2 ही रहने वाला है, और आप प्रोडक्ट में देखेंगे तो 2 ही हैं, ठीक है। तो सोडियम भी आपका बैलेंस हो गया। अब आप देखेंगे सल्फ़र के बारे में, तो सल्फ़र देखेंगे तो सल्फ़र रिएक्टेंट में भी 1 है और प्रोडक्ट में भी आपका 1 ही है, ठीक है। और ऑक्सीजन को चेक करना हो तो ऑक्सीजन भी चेक कर सकते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 हैं रिएक्टेंट के साइड में, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के पास 2 हैं। रिएक्टेंट में फेरस सल्फेट के पास 4 ऑक्सीजन है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के पास 2, तो टोटल कितना हो गया, 6, ठीक है। और प्रोडक्ट में देखें तो फेरस हाइड्रोक्साइड के पास 2 हैं और सोडियम सल्फेट के पास 4 हैं, तो ये भी कितने हो गए, 6। तो आपकी पूरी इक्वेशन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। तो इस तरीके से अभी आप इस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं बाय हीट एंड ट्रायल मेथड से, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन कितने मार्क्स का है ये, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि आपको वहाँ पे दिखाना होता है मैथमेटिकली कि भैया हम लोगों ने इक्वेशन बनाया है, हम लोगों ने नकल नहीं मारी बेसिकली, ठीक है। ओके, जो भी कुछ है। 23rd क्वेश्चन, वाई एनी टू ऑब्जर्वेशन राइट एनी टू ऑब्जर्वेशंस इन एन एक्टिविटी विच में सजेस्ट दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस
गिव एन एग्जाम्पल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो कोई सी 2 एक्टिविटी कर सकते हो। तो पहली एक्टिविटी आप ये कर सकते हो, मैग्नीशियम ले लो और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दो, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये गैस फॉर्म में है, देख लो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर ये सॉलिड फॉर्म में है तो ये देखो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये एच की फॉर्म हो जाएगी ये। या फिर कोई सी भी आप रिएक्शन ले सकते हो। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ले लिया पोटेशियम आयोडाइड वाला जो कि हम लोगों ने लिया था, और लेड नाइट्रेट ले लिया NO3, तो ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि आपका लेड आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है जो कि आपका येलो PPT फॉर्मेशन करता है। कैसा, येलो, ये तो येलो नहीं है पर फिर भी समझ जाइए आप, येलो। तो येलो होता है तो आप चेंज इन कलर शो कर सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर शो कर सकते हैं। किसी मेटल को आप सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दीजिए, किसी एसिड में डाल दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा, H2 गैस निकलेगा, हीट रिलीज़ होगा, टेम्परेचर चेंज आएगा, बीकर गर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इंडिकेट कर सकते हैं और बता कर सकते हैं कि हाँ भैया केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। जो कि आपके CPGST याद है ना, बार बार भैया CPGST, इसका क्या मतलब होता था, चेंज इन कलर, फॉर्मेशन ऑफ PPT, चेंज इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन स्टेट एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो ये आपके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नॉर्मल, जो कि आपको पता होने चाहिए। किसी भी केमिकल इक्वेशन में ये आपको दिख सकते हैं। ओके, तो 24th क्वेश्चन, तो इसमें पहला क्या दे रखा है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखना है, आपको आना चाहिए। ये क्या होता है, AlOH थ्राइस। अब 3 क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है एल्युमिनियम पे होता है +3, ठीक है, हाइड्रोक्साइड बोला तो OH नेगेटिव। अगर आप इसको क्रॉस 9th वाला जो आपको याद आएगा होगा, तो क्या होगा, इस तरीके से। तो आपका हो गया एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, इसमें आपको क्या ऐड करना है, इसमें आपको ऐड करना है सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला तो आपको बिल्कुल फैमिलियर हो चुके होंगे, H2SO4। ओके, H2SO4 तो आपको क्या देता है, आपको देता है एल्युमिनियम सल्फेट। अब एल्युमिनियम सल्फेट कैसे लिखे, तो एल्युमिनियम पे कितना होता है +3, और सल्फेट बोला है तो SO4 मतलब 2-। अगर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा फॉर्मूला, Al2SO4 थ्राइस। बात आ गई समझ में। तो आपको ये काम करना, और क्या देता है, वाटर भी देता है। तो चलिए हम लोग ठीक से लिख देते हैं इस इक्वेशन को। तो AlOH थ्राइस प्लस H2SO4 क्या देता है, Al2SO4 थ्राइस प्लस वाटर। क्लियर इतना। ओके, जब आप एक बार ये कर लेते हैं तो अब आपको क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। अगर आप देखें हिट एंड ट्रायल मेथड से ही कर लेते हैं, ठीक है, बार बार इक्वेशन बनाना देन उसके एलिमेंट्स को लिखना एक थोड़ा टेडियस प्रोसेस हो जाता है। चलिए इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से करने की कोशिश करते हैं। अब हिट एंड ट्रायल मेथड करने का भी एक तरीका है। क्या, अब देखिए, आपको किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को फिक्स कर लेना है। अब कौन से एलिमेंट को फिक्स करना है, ये ध्यान से एक बार ध्यान से देखिए कैसे करना है और किस एलिमेंट को फिक्स करना है। उस एलिमेंट को फिक्स कीजिए जो कि, मान लीजिए अगर मैं, ये आपके पास 2 कंपाउंड है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4। इन दोनों में देखिए कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सिर्फ एक ही में आता हो। तो आप देख रहे हो कि एल्युमिनियम सिर्फ एक में आता है, इसी में आ रहा है, यहाँ तो नहीं है एल्युमिनियम, ठीक है, एक जगह से 2 जगह तो नहीं है, ठीक है। अगर आप सल्फ़र को चेक करें तो सल्फ़र भी सिर्फ यहीं आता है। तो ये 2 एलिमेंट है जिसके बिहाफ पे आप आगे बढ़ सकते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड में, ठीक है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, इसका आंसर आपको बाद में पता चल जाएगा। फ़िलहाल ये समझिए कि आपको उस एलिमेंट को पकड़ना है, उस एलिमेंट को फिक्स करना है जो कि एक कंपाउंड में सिर्फ, मतलब अगर रिएक्टेंट में है तो सिर्फ एक ही जगह है, अगर प्रोडक्ट में है तो वो भी सिर्फ एक ही जगह है। दोनों केस में कर सकते हो आप। दोबारा से सुनिए मैंने क्या बोला, आपको वो एलिमेंट चेक करना है जो कि रिएक्टेंट में सिर्फ एक कंपाउंड में मिले और प्रोडक्ट में सिर्फ एक कंपाउंड में मिले, ठीक है। प्रोडक्ट में मिले चाहे ना मिले, अगर आप रिएक्टेंट की तरफ से बैलेंस करना चाहते हैं तो रिएक्टेंट की तरफ से देख सकते हैं, अगर आप प्रोडक्ट की तरफ से देखना चाहते हैं तो प्रोडक्ट की तरफ से देख सकते हैं। तो दोबारा से आपको उस एलिमेंट को पकड़ना है जो कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में सिर्फ और सिर्फ एक बार आए किसी कंपाउंड में। अगर मैं एल्युमिनियम को देखता हूँ तो एल्युमिनियम सिर्फ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में मिलता है मेरे को, ठीक है। अगर मैं सल्फ़र को देखता हूँ तो मेरे को सिर्फ H2SO4 में मिलता है। तो किसके रिस्पेक्ट में आप करना चाहते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो। तो मैं करता हूँ एल्युमिनियम से स्टार्ट करता हूँ बेसिकली। तो एल्युमिनियम को मैं फ़िक्स करना चाहता हूँ। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि एल्युमिनियम रहे दोनों तरफ 1 या फिर 2, आप क्या चाहते हैं। अगर आप 1 चाहते हैं तो आपको यहाँ पर तो 1 लिखना है,
और यहाँ क्या लिखना होगा 1/2, तभी तो होगा ना 1। ठीक है, बात आ रही है समझ में। अगर आप 2 करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 2 लिखना होगा। तो मैं करना चाहता हूँ 2, तो मैंने लिख दिया 2। ठीक है, ओके। आपने एक बार ये फिक्स कर लिया आप, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 1। ओके, अगर ये फिक्स हो गया तो सल्फ़र, देखिए सल्फ़र को देख रहा, ज़रा चेक कीजिए सल्फ़र यहाँ पर कितना है 3। क्या ये सल्फ़र अब चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर सल्फ़र चेंज होगा तो एल्युमिनियम के एटम्स भी चेंज होने वाले हो जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे आप कुछ भी लिखोगे तो सल्फ़र का नंबर चेंज होगा, तो वो तो आपको करना नहीं है, क्योंकि एक बार आपने एल्युमिनियम को फिक्स कर दिया है। ओके, अब रिएक्टेंट में अगर प्रोडक्ट में सल्फ़र 3 है तो रिएक्टेंट में भी सल्फ़र कितने होने चाहिए आपके? 3 होने चाहिए। तो आपको क्या करना है, 3 यहाँ लगा दिया। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या रखा, H2SO4 का 3। अगर आप 3 करते हो तो सल्फ़र दोनों में तरफ बैलेंस हो चुका है, रिएक्टेंट में भी और आपका प्रोडक्ट में भी। अब इसके रिस्पेक्ट में आप सारी चीज़ें आप बैलेंस कर सकते हो, क्योंकि अगर आपका ये कोएफिशिएंट 2 ही रहेगा और ये हमेशा 3 रहेगा, तो इसके रिस्पेक्ट में आप एटम्स को बैलेंस कीजिए। अब देखिए एल्युमिनियम यहाँ पर 2 है, प्रोडक्ट में भी 2 है, सल्फ़र यहाँ पर 3 है, रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में भी 3 है आपके सल्फ़र। ठीक है, अब आपको हाइड्रोजन को चेक करना है। तो हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 यहाँ पर है और 2 से इंटू करना है ये, तो 2 3 ज़ा 6, तो 6 हाइड्रोजन आइटम यहाँ पर आपको मिलेंगे और 6 यहाँ पर मिलेंगे। 3 2 ज़ा 2, तो 6 + 6 कितना हो गया 12। तो 12 हाइड्रोजन आपके हैं कहाँ पर, रिएक्टेंट में। तो प्रोडक्ट में भी 6 होने चाहिए, 12 होने चाहिए। अगर हाइड्रोजन को 12 बनाना है तो हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन यहाँ तो नहीं है, आपका हाइड्रोजन वाटर में ही है। तो मैं क्या करूँ, इस पूरी H2SO मतलब H2O को क्या कर दूँ, 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, या फिर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या रखूँ, H2O का 6 रखूँ, तो आपका हो गया। अगर आपका हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, अब सिर्फ एक ही एलिमेंट रह गया, तो उस एलिमेंट को देखने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो मतलब अपने आप ही क्या हो जाएगा, वो बैलेंस हो जाएगा। चेक कर सकते हैं, चेक करते हैं। देखिए अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चले देख लेते हैं। ऑक्सीजन को चेक करना है ना, तो देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 6, ये 3 था, तो 3 ऑक्सीजन और 2 यहाँ पर है, तो टोटल कितना हो गया 6 आपका क्या हो गया ऑक्सीजन, कहाँ पर, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में। और यहाँ पर देखिए कितना है 3 चौक 12, तो 12 यहाँ पर आ गए, तो टोटल कितना हो गया 18 रिएक्टेंट में आपके ऑक्सीजन है। प्रोडक्ट में देखिए ज़रा चेक करिए, 3 चौक 12 यहाँ पर दिख रहा है आपको, 12 यहाँ पर है। ठीक है, और 6 यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको, तो ये भी कितने हो गए 12। तो इस तरीके से आप चीज़ों को आपको बैलेंस करना है। ठीक है, थोड़ा क्राउड सा हो गया, तो समझ में आ गई होगी बात आपको कि आपको हीट एंड ट्रायल मेथड भी एक टेक्निकली चीज़ों को मतलब देखना है, एक तरीका है हीट एंड ट्रायल मेथड से इक्वेशन को बैलेंस करने का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो फटाफट कीजिए। देखिए मैंगनीज ऑक्साइड है, बेसिकली ये वाला जो इक्वेशन होता है या फिर ये वाला जो रिएक्शन होता है ना, ये आपका क्लोरीन के प्रिपरेशन के लिए होता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की गई। ओके, आपको ये ज़रूरत भी नहीं वैसे। तो चलिए बैलेंस करते हैं। मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है तो क्या देता है आपको, मैंगनीज क्लोराइड प्लस क्लोरीन गैस प्लस H2O। तो सीधा बैलेंस कर देते हैं। मैंगनीज़ को बैलेंस करना चाहते हो तो अगर मैंगनीज़ को अगर आप बैलेंस करना चाहते हो, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए। आपने फिक्स कर दिया भैया मैंगनीज़ तो 1 ही रहेगा। अगर मैंगनीज़ 1 रहेगा रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, तो आप यहाँ देख रहे हो, क्या देख रहे हो, यहाँ क्या देख रहे हो, क्लोरीन यहाँ पर 2 है। अच्छा, लेकिन आपको उस एलिमेंट के पीछे भागना है जो कि किसी कंपाउंड में रिएक्टेंट में एक ही बार आए, ठीक है, प्रोडक्ट में भी एक ही बार आए, एक ही जगह है। एक ही बार का मतलब एक ही जगह है। अगर आप ऑक्सीजन देखें हो तो ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ मैंगनीज ऑक्साइड में मिल रहा है। इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पर 1 लिखा है और यहाँ पर भी 1 लिखा है प्रोडक्ट में मैंगनीज क्लोराइड के आगे, तो मैंगनीज तो फिक्स हो गया 1। तो अगर यहाँ 1 लिखा है और ऑक्सीजन को मैं अब चेंज नहीं कर सकता, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना रहेगा 2। तो रिएक्टेंट में हमेशा 2 ही रहेगा ऑक्सीजन। प्रोडक्ट में भी 2 रहना चाहिए, ठीक है। अगर ऑक्सीजन को चेंज करते हो तो मैंगनीज भी चेंज होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या कहता हूँ कि रिएक्टेंट में भी आपका ऑक्सीजन आपका 2 है, तो प्रोडक्ट में भी आपका कितना रहना चाहिए 2।
तो मैंने क्या किया, वाटर के आगे 2 लगा दिया क्योंकि वाटर के पास ही ऑक्सीजन है। अगर आप ये काम करते हो तो आप देखेंगे कि आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया तो बाकी एलिमेंट्स को आप बैलेंस कर ही सकते हो, क्योंकि आप अगर आप हाइड्रोजन को देख रहा है, देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 4। अगर प्रोडक्ट में 4 हो तो रिएक्टेंट में भी 4 होने चाहिए, तो मैं यहाँ क्या लगा दूँ, 2। ये स्टेप समझ में आ रहे हैं ना क्या करना आपको? तो आपको एक स्टेप वाइज मतलब चीज़ों को फॉलो करना है, ठीक है। अगर आप ये देखते हो तो आपको समझ में आएगा क्या कि आपका हाइड्रोजन यहाँ पे 4 होना चाहिए, ना कि 2, क्योंकि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन आपके पास है, ठीक है। अगर आप ये ऐसे कर देते हो तो आप देखेंगे कि आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे आना चाहिए 4 और यहाँ क्या आना चाहिए 2। तो आप देखेंगे मैंगनीज 1 है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी 1 है, ठीक है। क्लोरीन देखिए, क्लोरीन 4 है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। ऑक्सीजन के लिए देखें तो ऑक्सीजन आपको यहाँ पे मिलेगा 2 और रिएक्टेंट में भी आपको 2 मिलेगा। और क्या बचा, हाइड्रोजन देखें तो हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन क्या है, 4 है, तो ये आपका बैलेंस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को बैलेंस करेंगे। तो आपको समझ में आ रहा है कि आपको अप्रोच क्या है बेसिकली, ठीक है। एक ऐसे एलिमेंट को पकड़ना है जो कि रिएक्टेंट में सिर्फ एक ही बार आ रहा है एक कंपाउंड में, ठीक है। तो वहाँ से स्टार्ट करें चीज़ों को और उनको पहले बैलेंस करें जो कि एक ही बार आ रहे हैं। रिएक्टेंट में भी हैं तो सिर्फ एक ही जगह आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। अगर मैं यहाँ देखूँ तो ऑक्सीजन सिर्फ एक ही कंपाउंड में आ रहा है, रिएक्टेंट में एक ही बार आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्लोरीन को पकड़ता तो क्लोरीन यहाँ पर देख रहे हो क्या हो रहा है, क्लोरीन यहाँ पर 2 हैं, 2 जगह आ रहे हैं, मैंगनीज क्लोराइड में भी और क्लोरीन गैस में भी। तो इसको आपको लेके नहीं चलना है। तो आपको अप्रोच यही रहेगी आपकी कि आप उस एलिमेंट को पकड़े जो कि प्रोडक्ट या रिएक्टेंट में सिर्फ एक ही बार आ रहा हो या फिर एक ही जगह आ रहा हो, ठीक है, एक ही जगह आ रहा हो, ये ज़्यादा सही रहेगा। ओके।